बस बहुत हो गया। मैं अब इस आदमी के साथ नहीं रह सकती। इस आदमी के साथ मेरा जीना हराम हो गया है। तुम चुल्लू भर पानी में डूबकर क्यों नहीं मर जाते? क्या हो गया? तुम इतना शोर क्यों मचा रही हो और मेरे बेटे पर इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? देखो माँ जी, अब मैं इस घर में और नहीं रह सकती। ये आपका बेटा किसी लायक नहीं है। बाहर इतना बर्फीला तूफान चल रहा है, कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा। सबके घर में खाने, कपड़े और लकड़ी का पूरा इंतजाम है और हमारी हालत देखिए ना। हमारे शरीर पर कोई गर्म कपड़ा नहीं है और घर में भी कुछ नहीं है। ऊपर से 2 दिन से खाना तक नहीं खाया है। इसलिए इसे बोलिए कि अभी जाकर खाने और कपड़े का इंतजाम करके आए, वरना मैं इसे छोड़कर चली जाऊंगी। अरे भाग्यवान, जरा बाहर भी तो देखो, कितना बर्फीला तूफान चल रहा है। हम मुझे नहीं पता था कि ये तूफान इतना जल्दी आ जाएगा। अब मैं क्या बताऊं, क्या करूं? मैं चाह कर भी खाने और कपड़े का इंतजाम नहीं कर पाया। भाई माफ कर दो मुझे। बस बहुत हो गया तुम्हारा ये रोना। मैं इतने दिनों से सुन सुनकर थक गई हूँ, अब और नहीं। हाँ बहू, बाहर बहुत ज्यादा तूफान चल रहा है। ऐसे में मेरा बेटा कहाँ जाएगा? इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। तीनों झगड़ा कर ही रहे होते हैं, तभी झोपड़ी की छत टूटकर जमीन पर गिर जाती है और पूरे घर में बर्फ भरने लगती है। देखो, अब बस यही बाकी रह गया था हमारी इस हालत में। ऊपर से घर की छत भी गिर गई। अब हम क्या करेंगे? अब बस बहुत हो गया। अब आप काम की तलाश में निकल रहे हो या मैं घर छोड़कर चली जाऊं? नहीं 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 नहीं, ए लता, ए लता, ऐसा ना करो। तुम घर छोड़ के मत जाओ। मैं कुछ न कुछ इंतजाम करके आता हूँ। कुछ कपड़े और पैसे लेकर आता हूँ। रुको रुको, मैं आता हूँ। ठीक है, तो जाओ, जल्दी निकलो घर से। बहू, ये कैसी बातें कर रही है? देख, इसके शरीर पर एक भी गर्म कपड़ा नहीं है। अगर इस हालत में बाहर गया तो पता नहीं इसके साथ क्या हो जाएगा। थोड़ा तो रहम कर ले। नहीं माँ जी, बस बहुत हो गया। अगर ये आज कुछ पैसे लेकर घर नहीं आया तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी और कुछ नहीं सुनना चाहती। लता गुस्से में वहां से चली जाती है। ठीक है ना माँ, रहने दो। मैं कहीं ना कहीं से काम का इंतजाम कर लूंगा मैं, चिंता ना करो। पर बेटा, बाहर देख रहे हो कितनी बर्फ पड़ रही है। ऐसे में तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। घर से बाहर कोई नहीं निकल रहा और जो जानवर भी निकलते हैं वो मारे जा रहे हैं। मत जा बेटा। नहीं माँ, नहीं। अगर लता घर छोड़कर चली गई तो मैं कैसे रहूंगा? मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसे नहीं छोड़ सकता माँ। महेश घर से बाहर निकल जाता है। बाहर भयानक बर्फीला तूफान चल रहा था। बाप रे, इतनी ठंड है, खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन क्या करूं, काम की तलाश तो करना ही होगा। फिर महेश एक घर का दरवाजा खटखटाता है और घर के अंदर से रामधनी बाहर आता है। अरे भाई, इतनी ठंड और बर्फीले तूफान में यहाँ क्या कर रहा है? भाई अपने घर जाकर बैठ, आराम कर, कंबल ओढ़, आग जला। क्या बताऊं, मैं घर जाकर नहीं बैठ सकता। भगवान के लिए मुझ पर मेहरबानी करिए, कोई तो काम दे दीजिए, नहीं तो मेरी पत्नी घर छोड़कर चली जाएगी। घर में न खाने को है न ओढ़ने को, ठंड में हम तड़प रहे हैं। अरे भाई, ये कैसी बातें कर रहा है? इतने बर्फीले तूफान में कौन काम करवाता है? 5 दिनों से कोई घर से बाहर नहीं निकला। मैं भी अपने पूरे परिवार के साथ घर में बैठा हूँ। मुझे पहले से पता था कि बर्फबारी होगी, इसीलिए सारा इंतजाम करके बैठा हूँ, समझा? अरे जा 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 जा, मेरे पास कोई काम नहीं है। अरे ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। आप मुझे काम नहीं देंगे तो मेरी पत्नी 2 दिनों से भूखी है, वो घर छोड़कर चली जाएगी। कुछ तो मेहरबानी करिए, कुछ तो मेहरबानी करिए। माफ कर भाई। अरे तेरी पत्नी को भी समझा, कुछ दिन और भूखी रह ले।
बाहर जाएगी तो बर्फ में जम जाएगी। इस हालात में सब अपने खाने की चिंता में है। मैं तेरी मदद चाह कर भी नहीं कर सकता, समझा? चल जा यहां से, नहीं तो। फिर रामधनी घर के अंदर चला जाता है। हे भगवान, इन्होंने तो मना कर दिया, अब क्या करूं? हाँ चलो, कहीं और से मदद मांगता हूं। फिर महेश दूसरे घर का दरवाजा खटखटाता है और घर के अंदर से रीना बाहर आती है। क्या हो गया? तुम इतनी ठंड में मेरा दरवाजा क्यों पीट रहे हो? नमस्ते बहन जी, कोई काम हो तो मुझे दे दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। अगर मुझे काम नहीं मिला तो मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली जाएगी। कोई मुझे काम नहीं दे रहा है, भगवान के लिए मुझ पर मेहरबानी कर दीजिए बहन जी, काम दे दीजिए। देखो, अभी मेरे पास कोई काम नहीं है और इतनी ठंड में तुम काम कैसे करोगे? तुम्हारे बदन पर एक भी गर्म कपड़ा नहीं है। चले जाओ यहाँ से, खामखा मारे जाओगे तो राजा मुझे पकड़ कर ले जाएगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करिए, भगवान के लिए कुछ तो मेहरबानी कीजिए, कोई तो काम दे दीजिए। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी हालत देखकर मुझे दया आ रही है। मेरे घर का थोड़ा बहुत काम है, छोटे छोटे काम कर दो, उसके बाद पैसे दे दूंगी। हाँ हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा, विश्वास कीजिए, पूरी ईमानदारी से। हाँ। महेश उसके घर का काम करने लगता है, दिन भर कड़ी मेहनत करता है और शाम को रीना आती है। बस करो, अब बहुत काम कर लिया तुमने। इतनी ठंड में बिना कपड़ों के इतनी मेहनत की। तुम्हारी मेहनत की कमाई पूरे 200 रुपए। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। हाँ, अब मैं चलता हूँ, नमस्ते। संभल कर जाना, रास्ते में बहुत बर्फ होगी, अपना ध्यान रखना। हाँ, मैं ध्यान रखूंगा, आप भी ध्यान रखिएगा। हाँ। फिर महेश वहाँ से आगे बढ़ जाता है। थोड़ी दूर जाकर उसे चक्कर आते हैं और वो बेहोश होकर गिर जाता है और कुछ समय बाद उसे होश आता है। अरे अरे, मेरे हाथ में जो पैसे थे वो कहाँ गिर गए? हे भगवान, ये क्या हो गया? अगर पैसे नहीं मिले तो लता तो मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगी। पैसे कहाँ चले गए, मैं कहाँ ढूंढूं? मुझे पैसे ढूंढना ही होगा, हे भगवान। महेश घंटों बर्फ में पैसे ढूंढता रहता है, लेकिन पैसे नहीं मिलते। हे भगवान, इतनी मेहनत से मैंने पैसे कमाए थे, वो गुम हो गए। अब मैं किस मुंह से घर जाऊं? लता को क्या जवाब दूंगा? वो तो मेरी बात मानेगी ही नहीं कि मैंने कमाए और गुम हो गए। फिर महेश वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। बर्फ गिरती रही, उसकी तबीयत भी खराब होने लगी। फिर भी वो उठा और जैसे ही घर पहुंचा। क्या हुआ? आज तुमने कुछ इंतजाम किया? बताओ, कहाँ है पैसे और गर्म कपड़े? तुम्हारे हाथ में तो कुछ नहीं दिख रहा। क्या बताऊं लता, मैंने एक के घर में दिन भर कड़ी मेहनत करके काम किया, लेकिन मैं पैसे लेकर आ ही रहा था कि उसी वक्त मैं बेहोश हो गया, चक्कर खाकर गिर गया और पता नहीं पैसे कहीं गुम हो गए। मैंने बहुत ढूंढा लता, लेकिन पैसे नहीं मिले। बस बहुत हो गया तुम्हारा ये बहाना, मैं सुन सुनकर थक चुकी हूँ। अब तो मैं एक सेकंड भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मुझे अब यहाँ से जाना है। नहीं 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 नहीं, भगवान के लिए तुम ऐसा मत करो लता, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो, ऐसा ना करो लता, ना जाओ ना। तुम सच में बहुत निकम्मे हो। मैं समझती थी कि तुम कुछ ना कुछ जरूर कर लोगे, लेकिन तुम इस धरती पर बोझ हो।
बहू की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते। हमारे घर में 2 दिन से चूल्हा नहीं जला, हम दोनों ने कुछ नहीं खाया। अरे तुम मर्द के नाम पर कलंक हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अरे तुम तो मेरी बात समझो माँ, मैंने मेहनत किया था, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अब मेरे पैसे गुम हो गए तो मैं क्या करूँ मैं? अगर तुम रास्ते में बेहोश हो गए होते तो तुम्हें गांव वाले उठा कर लाते। तुम खुद कैसे उठकर आ गए? तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे हो? अरे बस, बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। फिर लता जोर जोर से चिल्लाने लगी, जिससे आसपास के सभी गांव वाले इकट्ठा हो गए। अरे क्या हो गया? तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? क्या बात है? देखिए ना सेठ जी, ये निकम्मा इंसान बोल रहा है कि काम करके पैसे लेकर आ रहा था। अरे झूठ बोल रहा है, और ऊपर से मैंने इससे सवाल किया तो इसने मुझे थप्पड़ भी मारा। अरे अरे अरे, ये कैसी बातें कर रही हो लता? मैंने तो तुमको छुआ तक नहीं है तो थप्पड़ कैसे मार सकता हूँ? झूठ काहे बोल रही हो? अरे मैंने तो तुम्हें कोई काम नहीं दिया था, तो क्या तुम अपनी पत्नी पर हाथ उठाओगे? हैं? कैसा इंसान है वो? मैं तो बोझ हो गई हूँ, मुझे मारकर फेंक दो। मुझे यहाँ क्यों रखा हुआ है? रोज तुम मुझे मारते हो, इससे अच्छा एक ही बार मेरा गला दबाकर मार दो। बेटा, तुम कभी खुश नहीं रहोगे, तुम बहुत गलत कर रहे हो बहू के साथ। माँ, अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे तुम भी तो यहाँ थी, तुमने भी तो देखा, मैंने इसे छुआ तक नहीं है, मारना तो दूर की बात है। ए माँ, झूठ काहे बोल रही हो? सही सही बताओ ना। बस, बहुत हो गया, मैं भी तुम्हारा पक्ष लेते लेते थक गई हूँ बेटा, क्योंकि तू मेरा बेटा है, लेकिन ये भी किसी की बेटी है और हर वक्त इसे तड़पते हुए नहीं देख सकती। सुनो गांव वालों, अब आप ही लोग इंसाफ करो, क्योंकि ये मेरी बहू को हर वक्त मारता है और 2 दिनों से घर में चूल्हा तक नहीं जला। इसी वजह से ये गुस्सा हम सब पर निकालता है। और देखिए, हम सबके शरीर पर एक भी गर्म कपड़ा नहीं है, ऊपर से बर्फीला तूफान हमारे घर तक आ रहा है। बिल्कुल ठीक कह रही हो। और क्यों रे महेश, कैसा इंसान है रे तू? अपनी पत्नी पर हाथ उठाता है। इसकी तो तुझे सजा जरूर मिलेगी। अभी राजा के पास चलकर शिकायत करते हैं और फिर देखो राजा तुम्हारे साथ क्या करते हैं। आप लोग मुझ पर विश्वास करिए, आप लोग तो मुझे बचपन से देख रहे हैं, मैंने कभी किसी औरत पर हाथ नहीं उठाया, फिर मैं अपनी पत्नी को कैसे मार सकता हूँ? मैं तो इससे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे तो बहुत दुख है कि ये घर छोड़कर जाने को कहती है। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं अभी जाकर आत्महत्या कर लेती हूँ। तुम्हारे साथ रहने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। अरे नहीं 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 नहीं, क्या बात करती हो बहन, तुम क्यों मरोगी? अरे मरेगा तो ये जिसने तुम्हारे साथ गलत किया, जिसने तुम पर हाथ उठाया, तुमको मारा, या नहीं तो। इतना कहकर सभी महेश को ताना देने लगते हैं। तभी भीड़ में से एक सैनिक बाहर आता है। अरे क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ मैंने शोर सुना इसीलिए आ गया। क्या बात है भाई, क्या चल रहा है ये सब? आइए 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 सैनिक भाई साहब, आप ही आइए। इस महेश को उठाकर कारागार में डाल दीजिए। ये एक नंबर का निकम्मा पति है। इसने अपनी पत्नी पर हाथ उठाया है और ऊपर से झूठ भी बोल रहा है कि ये काम करके आया, जबकि दिन भर ये बैठा रहता है और अपनी पत्नी को भूखा रखता है। अपने परिवार को पाल नहीं पाता, ये बस उनको मारता है, प्रताड़ित करता है। न काम धाम करेगा न कुछ, निकम्मा कहीं का। हाँ, नहीं 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 नहीं, ये सब झूठी बातें हैं। सैनिक जी, आप मेरी बात पर विश्वास तो कीजिए, ये झूठ बोल रहे हैं। तुम जानते हो हमारे महाराज झूठ के कितने खिलाफ हैं, और ऊपर से किसी औरत को थप्पड़ मारना, ये तो बहुत बड़ा अपराध है। चलो, तुम्हें मेरे साथ राजमहल चलना होगा, चलो। अरे लेकिन मेरी बात पर विश्वास तो कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है, ये झूठ बोल रहे हैं। अरे छोड़िए मुझे, मेरी बात पर सुनिए। अरे लेकिन सैनिक महेश को खींचते हुए वहां से ले जाता है। देखो लता, अब वो चला गया है। अब तुम ठीक से घर में रहना और कोई गलत कदम मत उठाना।
ये आत्महत्या उत्या की बातें दिमाग से निकाल दो, फालतू की बात है ना? जाओ जाओ जाओ। हाँ भाई साहब, आप लोग हैं तो मुझे किसी बात का डर नहीं। अब मैं अच्छे से घर में रहूंगी। इतना कहकर सभी गांव वाले वहां से चले गए। वहीं दूसरी तरफ सैनिक महेश को राज दरबार में ले आए। कौन है ये और इसे क्यों लेकर आए हो? महाराज, ये महेश है और इसने अपनी पत्नी पर हाथ उठाया है। ऊपर से इतनी बर्फबारी में भी परिवार का मुखिया होते हुए इसने अपने परिवार को कोई गर्म कपड़े नहीं दिए। इसी वजह से इसकी पत्नी बोल रही थी कि जा भाई कपड़े लेकर आ, खाने लेकर आ, तो इसने उनके साथ मारपीट की, ऊपर से खाना पीना नहीं दिया और ऊपर से झूठ ये बोलता है कि इसने काम किया, पैसे कमाए, लेकिन पैसे गुम हो गए। ऐसे झूठ बोलता है महाराज ये। क्या इतना बड़ा अन्याय हमारे राज्य में? तुम्हें तो पता है कि हमें झूठ से सख्त नफरत है। सैनिकों, इसे ले जाकर काल कोठरी में बंद कर दो, वो भी बिना कपड़ों के। अगर 10 दिन तक बिना कपड़ों के रहेगा तब समझ में आएगा कि दूसरों पर अत्याचार करने की क्या सजा होती है। ले जाओ इसे। नहीं 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 महाराज, ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मेरी बात पर विश्वास कीजिए महाराज, ये सब झूठ है। कौन क्या बोल रहा है वो तो साफ पता चल गया है। फालतू की बातें मत करो। जब गांव वालों ने कहा है तो सच ही कहा होगा। पूरा गांव एक तरफ और तुम एक तरफ। कौन सच बोल रहा है तुम ही सोचो। अब ले जाओ इसे। फिर सैनिक महेश को ले जाकर काल कोठरी में बंद कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ लता जोर जोर से हंसने लगती है। हम लोगों ने जो सोचा था वो हो गया माँ जी। आप भी बहुत खुश हो ना? हाँ बहू, क्यों नहीं, मैं भी उससे तंग आ गई थी। अब देखो वो चला गया, राजा ने उसे काल कोठरी में डाल दिया। अब तो हमारी जिंदगी अच्छे से कटेगी। वो किसी लायक नहीं था। पर माँ जी, आप उससे इतनी नफरत क्यों करती थी, ये तो बता दो। अरे तू नहीं जानती क्या? वो मेरा सौतेला बेटा था। उसका बाप तो मर गया, लेकिन ये मेरे पल्ले पड़ गया। और ऊपर से जितनी जमीन और जितने पैसे थे सब उसके नाम कर दिए थे। इसलिए मैं बस उसे किसी तरह रास्ते से हटाना चाहती थी। और तुम्हें भी किसी और से प्रेम था, तो इससे तुम्हारा भी फायदा हो गया। तुम अपने प्रेमी के साथ जा सकती हो और मेरा भी फायदा हो गया। सारी धन दौलत अब मेरी हो गई। अब चलो जल्दी से गर्म कपड़े पहन लेते हैं। उसे दिखाने के चक्कर में हम लोग इतने दिनों से ठंड में कांप रहे थे। इतना कहकर रुक्मणी अपना बक्सा खोलती है और ढेर सारे स्वेटर कंबल निकालकर पहन लेती है। तो अब हम क्या करेंगे? देखो 2-3 दिन इंतजार करते हैं, उसके बाद जमीन बेच देंगे। फिर जितना भी पैसा होगा आधा मैं ले लूंगी और आधा तुम्हें दे दूंगी। फिर तुम अपनी जिंदगी जीना और मैं अपनी जिंदगी जीऊंगी। ठीक है माँ जी, आपने बहुत अच्छा सोचा है। और मेरा बेवकूफ पति, वो मुझे भी बहुत प्रेम करता था और आपसे भी बहुत प्रेम करता था। और देखो आज उसे क्या मिला, बस कारावास। और हमने थोड़ा सा नाटक क्या किया, हम लोग माला माल हो गए। इतना कहकर दोनों जोर जोर से हंसने लगी। कुछ समय बीत गया। एक दिन विष्णु मन ही मन सोचते हुए जाता है। बताओ भला कितना गिरा हुआ इंसान है महेश कि उसे अपनी पत्नी और अपनी माँ की बिल्कुल फिक्र ही नहीं है। छी 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 छी, धरती का बोझ है वो। नहीं तो। इतना कहकर वो आगे बढ़ता है। तभी वहां रीना आ जाती है। अरे विष्णु भाई, क्या हो गया? किस बात को लेकर आप परेशान लग रहे हो?
अरे रीना बहन, आप नहीं जानती हैं, हमारे गांव का महेश झूठ बोल रहा था। अब बताइए भला, हमारे महाराज को झूठ से सख्त नफरत है और वो झूठ ही बोल रहा था। उसने कहा कि उसने काम किया था और पैसे लेकर आ रहा था, रास्ते में बेहोश हो गया और पैसे गुम हो गए। बताइए भला। और जब पत्नी ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, तो उसने पत्नी को बुरी तरह से मारा। नहीं तो इसीलिए राजा ने उसे सख्त सजा देकर काल कोठरी में ठूस दिया है। क्या वही महेश जो हमारे गांव की चौपाल के पास रहता है? हाँ, वही निकम्मा। अरे वो तो सच बोल रहा था। उसने मेरे यहाँ दिन भर काम किया था और मैंने उसे पैसे भी दिए थे। वो झूठ नहीं बोल रहा था। क्या बात कर रही है? अरे दादा रे दादा रे दादा, फिर तो उस बेचारे के साथ तो बहुत ही बड़ी नाइंसाफी हो गई। ओहो हो। तो बहन, अब देखो, आपको स्वयं राजमहल जाकर उसे इंसाफ दिलाना चाहिए। ये तो बेचारे के साथ नाइंसाफी हो गई। हाँ, क्यों नहीं। वो जब मेरे पास काम मांगने आया था तो बहुत परेशान था। मुझे उसे इंसाफ दिलाना ही होगा। इतना कहकर रीना राजमहल की तरफ जाती है। जैसे ही रीना राजमहल पहुंची, कौन हो तुम और हमारे राजमहल में क्यों आई हो? महाराज, आपने जिस महेश नाम के व्यक्ति को सजा दी है वो निर्दोष है। उसने मेरे यहाँ काम किया था, कृपया उसे छोड़ दीजिए। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? पूरे गांव ने गवाही दी है कि उसने अपनी पत्नी को मारा है और झूठ बोला है, जिससे मुझे सख्त नफरत है। फिर मैं कैसे मानूं कि तुम्हारी बात सच है? महाराज, वो बहुत ईमानदार और नेक इंसान है। जब वो मेरे पास काम मांगने आया था तो मेरे पास उतना काम नहीं था, फिर भी मैंने उसे काम दिया क्योंकि वो बहुत रो रहा था। और जब मुझे पता चला कि उसे झूठे इल्जाम में सजा दी गई है तो मैं इतनी ठंड में यहाँ आई हूँ। आप सोच सकते हैं, अगर मैं किसी दूसरे के लिए इतनी ठंड में आई हूँ तो इसमें जरूर कुछ सच्चाई होगी। अच्छा, तुम्हारी बातों में सच्चाई तो लगती है। सैनिक, इधर आओ। जी महाराज। जाकर पता करो कि महेश की पत्नी और माँ सच बोल रही हैं या फिर झूठ, और चोरी छुपे नजर रखना ताकि पूरी सच्चाई सामने आ सके। जी महाराज, जैसा आपका आदेश। फिर सैनिक वहां से निकल गए। वहीं रात हो गई। झोपड़ी में लता और रुक्मणी बैठी हुई थी। देखो, मैंने आज सारी जमीन बेच दी और जितने भी पैसे मेरे पति ने गांव वालों को उधार दिए थे सब ले लिए। अब कल सुबह होते ही तुम भी पैसे लेकर निकल जाना और मैं भी निकल जाऊंगी। वैसे भी वो बेवकूफ पूरी जिंदगी काल कोठरी से बाहर नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक कहा। और गांव वाले भी कितने बेवकूफ हैं, हमारी बातों में आकर उसे सजा दिला दी। सच में हमने थोड़ा सा नाटक क्या किया, सब हमारे हाथ आ गया। इसलिए कहते हैं, दिमाग सबसे बड़ी चीज होती है, ईमानदारी से कुछ नहीं मिलता। अब सुबह की पहली किरण के साथ हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। इतना कहकर दोनों जोर जोर से हंसने लगी। घर के बाहर छिपा सैनिक ये सब सुन लेता है। अच्छा, तो इन दोनों ने गांव वालों और महाराज सबको बेवकूफ बनाया। असली झूठेरे तो ये हैं। अब मैं बताता हूँ कि अंजाम क्या होता है। सैनिक वापस राजमहल पहुँचता है। तो बताओ, क्या पता चला? आखिर उन दोनों सास बहू का क्या माजरा है? महाराज, जो मुझे पता चला उसके हिसाब से तो महाराज महेश बेगुनाह है। उसकी पत्नी और माँ ने मिलकर ये षड्यंत्र रचा था। ओ, तो उन्होंने हमारे न्याय व्यवस्था का फायदा उठाया। अब उन्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। जाओ, दोनों को पकड़कर राजमहल ले आओ और सारी सच्चाई गांव वालों के सामने आएगी। जाओ। अगली सुबह सैनिक लता और रुक्मणी के पास पहुंचते हैं।
अरे रुको रुको रुको, कहाँ जा रही हो तुम दोनों? क्या हो गया सैनिक जी, आप यहाँ क्यों आए? मेरा बेटा तो काल कोठरी में चला गया। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे? इसलिए अब हम लोग दूसरे गांव जा रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, तुम लोग दूसरे गांव जा रहे हो? अरे हम तुम्हें ले चलते हैं ना तीसरे गांव, जहाँ इस समय महेश है। हाँ, वो तीसरे गांव में है। अरे चलो 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 चलो, इतना मत सोचो, राजा ने तुम्हें बुलाया है। आओ। लेकिन हम लोगों ने तो कुछ नहीं किया, फिर राजा ने हमें क्यों बुलाया है? अरे ये सब राजमहल में तय होगा, तुम दोनों अभी मेरे साथ चलो। अरे चलो। फिर सैनिक लता और रुक्मणी को राजमहल लेकर जाने लगते हैं। अरे इन दोनों को तो सैनिक लेकर जा रहा है। चलो हम भी तो देखें कि राजमहल में क्या धमाका होने वाला है। फिर विष्णु के साथ कई गांव वाले भी चलते हैं और सभी राजमहल पहुंच जाते हैं। तुम दोनों इतना गिर सकते हो, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। महाराज, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हमने भला किया क्या है? तुमने अपने पति पर झूठा इल्जाम लगाया, उसने तुम्हें मारा भी नहीं और तुम कहती रही कि उसने तुम्हें पीटा। तुम दोनों ने मिलकर उसे क्यों फंसाया, बताओ। नहीं महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? उसने सच में मेरी बहू को मारा था। माँ होकर ये कहते हुए मुझे शर्म आ रही है कि मेरा बेटा एक नंबर का नालायक है। तभी दरबार में रीना प्रवेश करती है। चुप हो जाओ तुम दोनों, तुमने एक बेगुनाह के साथ बहुत गलत किया। वो झूठ नहीं बोल रहा था, वो मेरे यहाँ काम करने आया था, ठंड से कांप रहा था, बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था, फिर भी उसने मेहनत की, उसके पैसे गुम हो गए और तुम लोगों ने उस पर झूठा इल्जाम लगा दिया। मुझे तरस आया, इसलिए मैं महाराज के पास आई। और हाँ, कल रात तुम दोनों हंस हंस कर जो बातें कर रही थी ना, आधी जमीन बेचने की, पैसे बांटने की और गांव छोड़ने की, सब मैंने सुन लिया और महाराज को बता दिया। अब कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं महाराज। अब सारा का सारा सच अपने मुंह से कबूल करो, वरना तुम दोनों को बिना गर्म कपड़ों के बर्फ में छोड़ दिया जाएगा। इसीलिए जो हकीकत है वो बताओ। महाराज, महाराज, सच ये है कि मेरे पति ने मुझे कभी नहीं मारा। उन्होंने कभी ऊंची आवाज में भी बात नहीं की। मैंने झूठ बोला क्योंकि मैं अपने प्रेमी के साथ जाना चाहती थी। मैं उससे बहुत प्रेम करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती थी। तो फिर तुमने उससे शादी ही क्यों की? क्योंकि इसके पास पैसे थे और इसकी सौतेली माँ ने मुझे कहा था कि शादी कर लो, फिर किसी तरह इसे फंसा देंगे या मार देंगे और आधा आधा जमीन का पैसा बांट लेंगे। मुझे लालच आ गया महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और तुम, छी 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 छी, तुम माँ होकर ऐसा कैसे कर सकती हो? ये मेरा सगा बेटा नहीं था, ये मेरा सौतेला बेटा था। इसके पिता मर गए और सारी जमीन इसके नाम कर गए, इसलिए मैंने ये सब किया ताकि मैं अपने पहले बच्चे के लिए सब कुछ ले सकूं। तुम्हारा पहला बच्चा? हाँ, इसके पिता से शादी करने से पहले मैंने किसी और से शादी की थी। मेरा वो पति मर गया था और उससे मेरा एक बच्चा है जो उसी घर में है। इसलिए मैं इसकी सारी जमीन बेचकर सारे पैसे लेकर अपने पहले बच्चे के पास जाना चाहती थी। ओह, छी 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 छी, कैसी औरत हो तुम दोनों। तुम दोनों ने बहुत ही घटिया और घिनौना षड्यंत्र रचा। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। सैनिकों, इन दोनों को ले जाकर काल कोठरी में बंद कर दो। इतना बड़ा षड्यंत्र रचने वालों को अब पूरी जिंदगी काल कोठरी में सड़ना पड़ेगा। और सैनिकों, जाओ और महेश को भी लेकर आओ, जाओ। हाँ, जो आज्ञा महाराज। फिर सैनिक लता और रुक्मणी को पकड़कर वहां से ले जाते हैं और कुछ ही देर बाद सैनिक महेश को दरबार में लेकर आते हैं। महाराज,
महाराज, महाराज, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मेरी बात पर यकीन करिए महाराज, मुझे मत मारिए। मेरा परिवार, मेरी बीवी, मेरी माँ, वो सब बेचारे परेशान हो जाएंगे। बस 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 बस, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मुझे तुम्हारी बातों पर पूरा यकीन है। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। गलत तो किया है तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी सौतेली माँ ने। तुम्हारे साथ चाल चली और दोनों झूठ बोली और आज सारा सच सामने आ गया है। महेश, तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं गया, लेकिन आज तुम बेगुनाह साबित हो गए। अब तुम एक अच्छी जिंदगी जियो और किसी अच्छी और सच्ची लड़की से शादी करना। हाँ, तुम बहुत ही नेक और ईमानदार इंसान हो, इसीलिए आज मैं तुम्हें सम्मान के साथ यहाँ से विदा करता हूँ। और हाँ, तुम्हारी पत्नी और सौतेली माँ को आजीवन कारावास की सजा दी जाती है, क्योंकि उन दोनों ने तुम्हारे साथ चाल चली और झूठ बोला, जिससे मुझे सख्त नफरत है। ये सुनकर महेश फूट फूट कर रोने लगा। मैंने तो कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, फिर मेरी ही पत्नी और मेरी ही माँ ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों किया? दरबार में खड़े सभी गांव वाले ये सुनकर दंग रह गए। अरे भगवान, इतना घिनौना खेल उन दोनों ने खेला और हम सभी उनकी बातों में आ गए। महाराज, हमें माफ कर दीजिए। हम महेश पर भरोसा नहीं कर पाए। महेश भाई, हमें माफ कर दो। आज से तुम हमारे गांव के सबसे नेक इंसान हो। हम सब ने तुम्हें बहुत गलत समझा। माफ कर दो भाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। और रीना बहन, अगर आप ना होती तो मैं आज भी काल कोठरी में ठंड में जम रहा होता। कोई बात नहीं, अब चलो चलते हैं। फिर इतना कहकर सभी गांव वाले लौट गए। बाहर बर्फीला तूफान चल रहा था, लेकिन महेश के दिल में एक अजीब सी गर्माहट थी, क्योंकि अब वो धोखेबाज पत्नी और माँ से हमेशा के लिए मुक्त हो चुका था। घर पहुंचकर महेश ने देखा कि वहाँ ढेर सारे गर्म कपड़े पड़े हैं। इतना सारा गर्म स्वेटर और कंबल, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। मतलब उन्होंने ये सब कुछ छुपा कर रखा था। लेकिन सच ही कहते हैं, जो गलत करता है उसके साथ ही गलत होता है। भगवान भी मेरे साथ था। ओह। इतना कहकर महेश वो कंबल ओढ़कर बैठ गया। तभी रामधनी आया। अरे ओ महेश, मैं तुम्हारी बेगुनाही सुनकर आया हूँ। अरे भाई, हम सबको माफ कर देना। हम सब ने तुम पर खामखा इतना झूठा इल्जाम लगाया। अब से पूरे गांव में तुम्हारी ईमानदारी की मिसाल दी जाएगी। कोई बात नहीं सेठ जी, जो लिखा होता है वही होकर रहता है। अब देखिए, मैं बेगुनाह था तो बेगुनाह साबित हो गया, सच जीत गया। चलो ठीक है, तो कल से तुम मेरे यहाँ काम पर आ जाना, क्योंकि तुम्हारी नेक दिली देखकर मुझे भी विश्वास हो गया है कि मेरा काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। समझ गए? हाँ ठीक है सेठ जी, मैं आ जाऊंगा। फिर रामधनी वहाँ से चला गया और महेश मुस्कुराता है और गर्म कपड़े पहनकर सर्द रात को चैन से बिताता है।